दिन अयूबी चर्च में शमसा और लाडजियोम की बातें सुन रहे होते हैं। शमसा उससे कह रही होती है और मेरे देखे गए कुछ ख्वाब भी हैं। तो लाडजियोम पूछता है वो क्या बताते हैं। तो शमसा कहती है बचपन में खेलते हुए मैं आसपास जैतून के पहाड़ों की जानब जाती थी और मैं अपने दिल में दर्द महसूस करती थी। बाज़-औक़ात वो दर्द मुझे अब भी महसूस होता है। मेरे देखे गए आखिरी ख्वाब में भी ऐसा ही हुआ। दर्द के साथ कुछ धुंध भी उतर आई और फिर ये धुंध छटी और मैंने उसे फिर से देखा। सर पे ताज और हाथों में इस्लाम का झंडा। वो जैतून के पहाड़ से शहर की फसीलों की जानब रवां दवां था। उसकी आमद से जैसे मेरी सारी परेशानियां रफू चक्कर हो गईं और मेरे दिल का दर्द खत्म हो गया। ये सुनकर लाडजियोम पूछता है क्या वो कोई तुम्हारे जानने वाला है। तो शमसा कहती है नहीं, लेकिन मैं उससे मिली हूँ। ख्वाब में देखे गए आदमी को मैंने असल जिंदगी में भी देखा है, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि मैंने उसकी जान भी बचाई है। और ख्वाब में ही शमसा ने सलाहुद्दीन अयूबी से पूछा था कौन है आप। तो जवाबन सलाहुद्दीन अयूबी उसकी जानब देखने लग गए थे। और शमसा मजीद कहती है एक तरफ मेरा प्यारा कुदस और दूसरी जानब वो, हाथों में इस्लामी परचम उठाए। कुदस की जानब रवां दवां शख्स, लेकिन मेरे दिल को सुकून पहुंचाने वाला वही आदमी है। मैं किस किस्म की कश्मकश में फंस गई हूँ आप समझ रहे हैं ना फादर। बचपन से लेकर आज तक मेरे सारे ख्वाब सच साबित हुए। शमसा की बातें सुनते सुनते सलाहुद्दीन अयूबी भी अपना ख्वाब याद करते हैं। और शमसा मजीद कहती है वो मुसलमान अमीर एक दिन कुदस को फतह करेगा और गालिबन मैं उसे अपना दिल दे बैठी हूँ। यह सुनकर लाडजियोम कहता है कुछ ख्वाब इसके बरक्स होते हैं, तसल्ली रखो, कुदस हमेशा ईसाइयों का रहेगा। और फिर शमसा कहती है आपके मेरे शहर आने के बाद मैंने अपनी सारी परेशानियां बता दी हैं। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अब मैं इजाजत चाहती हूँ। यह सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अयूबी एक जानब छुप जाते हैं और वो दोनों वहां से रवाना हो जाते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी जैसे ही बाहर आते हैं तो जमशेद का आदमी उनके गले में रस्सी डाल देता है। जबकि बाहर शमसा लाडजियोम के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है फादर मेरे बहुत से यादगार दोस्त हैं, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे तलाश करें। तो जवाबन लाडजियोम कहता है दर हकीकत एक ऐसी चीज है जिसमें आप मेरी मदद कर सकती हैं। मुझे लतीफ नाम के एक मुसलमान मौलज की तलाश है। मेरे पास उसे पहुंचाने के लिए एक अमानत है। क्या कभी तुमने उसका नाम सुना। तो जवाबन शमसा कहती है नहीं, लेकिन मैं आपके लिए फ्रीजे पर मामूर सिपाहियों से पूछ सकती हूँ, वो यकीनन जानते होंगे। जिस पर लाडजियोम उसका शुक्रिया अदा करता है। जबकि इधर चर्च में जमशेद का आदमी सलाहुद्दीन अयूबी की जान लेने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, मगर अपनी पूरी कुव्वत लगाने के बावजूद भी नाकाम दिखाई दे रहा होता है। सलाहुद्दीन अयूबी उसे टक्कर मारकर जैसे ही पीछे धकेलते हैं तो वो अपना खंजर निकालकर उन पर हमलावर हो जाता है। उसका वार रोकते हुए सलाहुद्दीन अयूबी उससे पूछते हैं कौन हो तुम। तो जवाबन वो आदमी कहता है इसकी क्या अहमियत है। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने काहिरा में सलीबियों के साथ जो कुछ किया उसकी कीमत अदा नहीं करोगे सलाहुद्दीन। यह सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अयूबी उसी का खंजर पलटा कर उसी की जिस्म में घोंप देते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि लाडजियोम लतीफ के दवाखाने में दाखिल हो जाता है और कहता है माफ कीजिएगा, मैं तबीब लतीफ को ढूंढ रहा हूँ। तो जवाब में लतीफ कहता है मैं ही लतीफ हूँ, क्या आपके पास कोई मरीज है। तो लाडजियोम कहता है नहीं, मैं राहब आंद्रे हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए एक अमानत है। ये कहते साथ ही वो एक खत लतीफ को देता है। तो लतीफ पूछता है ये किसकी तरफ से है। तो जवाब में लाडजियोम कहता है एबलन के कौंतक की तरफ से। ये सुनकर लतीफ हैरानगी से कहता है कौंतक। जबकि इधर सलाहुद्दीन अयूबी जैसे ही चर्च से निकल कर बाजार में आते हैं तो उनके साथी उनके पास आ जाते हैं और फिर उर्फा उनसे कहता है आपने हमें नहीं आने को कहा था, लेकिन हम इस सारे वक्त में बहुत परेशान थे। जबकि इसी दौरान जमशेद जब सही सलामत सलाहुद्दीन अयूबी को देखता है तो उसे निहायत गुस्सा आता है और फिर सलाहुद्दीन अयूबी उर्फा से कहता है कि बाजार के दरवाजे पर सबको इकट्ठा करो, मेरे पास उन्हें बताने के लिए कुछ है। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अयूबी वहां से रवाना हो जाते हैं। जबकि जमशेद भी दूसरी जानब पलट जाता है। जबकि इधर शिफा खेमे में ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अयूबी वहां से रवाना हो जाते हैं। जबकि जमशेद भी दूसरी जानब पलट जाता है। जबकि इधर शिफा खेमे में लाडजियोम लतीफ से कहता है दर हकीकत सूरत हाल काफी पेचीदा है। कौंतक मेरा दोस्त है और उसने मुझसे कहा कि मैं ये खत राहब ब्रोनो को दे दूं। वो आपको इस सूरत हाल से आगाह करने वाला था, मगर राहब ब्रोनो मर गया है। खुदावंद उसकी मगफिरत करे, मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। ये सुनने के बाद लतीफ जैसा ही खत खोलकर पढ़ने लग जाता है और फिर उससे पूछता है ये क्या है। तो लाडजियोम कहता है एक दस्तावेज जो आपको इजाजत देगी वो सोना लेने की जो आपका है। यह सुनकर लतीफ पूछता है क्या इन सब का कौंतक के भाई बालन का यहाँ होने से कोई ताल्लुक है। तो लाडवार निकालता है तो जौहर उसके कदमों में गिर जाता है और कहता है वल्लाह इस मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मगर शहवार कहता है कैसे नहीं है, तुम दरगाम के करीब तरीन आदमी थे, क्या उसने तुम्हारे इल्म के बगैर सारा खजाना खाली कर दिया। तो जवाबन जौहर कहता है मैंने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मैं उससे अपनी बात नहीं मनवा सका। मुझे एक मौका दें और अपने खोए हुए सोने को तलाश करने के लिए अपनी जान कुर्बान करने दें। जिस पर शहवार
शहवार कहता है वो तुम वैसे भी करोगे, इतना सारा सोना तलाश करने का कोई इम्कान नहीं है। तो जवाबन जोहर कहता है मोहतरम वजीर ऐसा ना कहें, आप मुझे जानते हैं, अगर मैं नहीं तो क्या काजी फाजिल ऐसा कर सकता है? हरगिज नहीं। हमारे सर पर उसने एक जंगी अमीर को ला खड़ा किया, लेकिन आपको हर सूरत हाल को समझने के लिए और आपके हुक्म के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले शख्स की जरूरत है। यह सुनते साथ ही शहवार सोच में पड़ जाता है। जबकि दूसरी जानब लतीफ लाडजियोम को लेकर बालन के कमरे में जा पहुंचता है और उससे कहता है तुम्हारे भाई का दोस्त आया। बालन के बोलने से पहले ही लतीफ के लिए लाडजियोम कहता है राहब आंद्रे। तो बालन उससे कहता है सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगा। तो लाडजियोम कहता है आपके भाई ने कहा था कि आप पेरिस में हैं। जब मैंने हकीम लतीफ से सुना कि आप यहाँ हैं तो मैं सच में बहुत ज्यादा हैरान हुआ। तो बालन एकदम से पूछता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो लतीफ कहता है हम अभी मिले हैं। जबकि उधर महल में शहवार और जौहर को एक दूसरे के साथ देखकर शेरकू गुस्से के साथ उसके पास आता। शेरकू निहायत गुस्से से कहता है क्या महल का वजीर और वो भी दरगाम का कठपुतली, क्या इन्होंने मिलकर सलीबियों की खिदमत नहीं की? तुम इस बगैरत आदमी को महल में कैसे घुसने दे सकते हो? और फिर जौहर से कहता है और तुम जौहर तुम फौरन मेरे आंखों के सामने से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। यह सुनते साथ ही जौहर डरते डरते वहां से रवाना हो जाता है। और फिर शेरकू शहवार से कहते हैं अब इन जैसे लोगों के जरिए अपनी और अपनी साख बचाने की कोशिश करने की बजाय तुम पहले वो वादा पूरा करो जो तुमने नूरुद्दीन जंगी से किया था। तुम्हारा वक्त कम होता जा रहा है वजीर। ये कहते साथ ही शेरकू वहां से चले जाते हैं। शेरकू के चले जाने के फौरन बाद ही जौहर वजीर के पास आ जाता है। वजीर कहता है मुझे मेरे ही महल में डांटा जा रहा है, ये अब बहुत ज्यादा हो गया है, मैं अब इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। जौहर जंगियों के हमारे सरों से टलने का कोई हालत तलाश करो। तो जौहर कहता है वजीर आप फिक्र न करें, मैं इसे जल्द अज जल्द संभाल लूंगा, आप यकीन कर सकते हैं। तो शहवार कहता है मत भूलो कि महल में वापसी का ये वाहद जरिया है। जबकि उधर खत पढ़ने के बाद बालन कहता है उसने सारा सोना बाकरस के किले में क्यों रखा जो कि टेम्पलर्स का पोशीदा किला है? तो लाडजियोम कहता है और उसे क्या करना चाहिए था? यह सब उन्हें देखकर अपनी मौत के फरमान पर मोहर लगवा देता। अगर राहब ब्रोनो जिंदा होता तो यह सब आसानी के साथ हल हो जाता। हकीम लतीफ और बाकी तमाम मुसलमान जो एबिलन से जलावतन हो गए थे वो अपने हकूक हासिल कर लेते, लेकिन अब तो बालन एकदम से कहता है ये अभी भी अपना हक लेंगे। अगर कौंतक ने इतना पेचीदा मंसूबा बनाने की बजाय मुझसे बात की होती। मगर लाडजियोम उसकी बात काटते हुए कहता है तुमने कभी उसकी बात नहीं सुनी, तुम हमेशा से ऐसे ही रहे हो बालन, बेपरवाह और जल्दबाज। तो बालन कहता है मैं अब मोहतात हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि हमें कुछ मामलात में जल्दी करनी चाहिए, हमें जल्द अज जल्द वहाँ से सोना निकालने की जरूरत है। और फिर बालन पूछता है क्या वो इस कागज के साथ राहब ब्रोनो के अलावा सोना किसी और के हवाले कर देंगे? तो लाडज है तो ये चोरी होगी, लेकिन अगर हम वो ले लें जो हमारा है तो ये चोरी नहीं होगी। वैसे भी आपके खड़े होने में बहुत वक्त है बालन। और फिर लाडजियोम कहता है तुम कितने किलों को जानते हो जो बाकरास की तरह महफूज हैं? और फिर बालन लतीफ से कहता है क्या यह गुस्ताखी नहीं होगी कि अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे अपने राहब आंद्रे के साथ अकेला छोड़ दो? ये सुनते साथ ही लतीफ कमरे से रवाना हो जाता है और बालन लाडजियोम से कहता है यकीनन मैं जानता हूं कि किले की हिफाजत कैसे की जाती है लाडजियोम, हमें वहां इकट्ठे जाना होगा। मगर लाडजियोम कहता है हरगिज़ नहीं, मैंने पहले ही यहाँ आकर बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है सिर्फ और सिर्फ कौंतक के लिए, लेकिन बाकी काम अब मेरा नहीं है। अगर कुदस के लोगों को मालूम होता है कि मैंने क्या किया। तो बालन एकदम से कहता है लाडजियोम खुदावंद से डरना चाहिए, तुम्हारी बीवी के बाप बादशाह मार्लेग से नहीं खुदावंद से डरना चाहिए। यह सुनते साथ ही लाडजियोम भड़क जाता है और उससे कहता है अगर मेरी बीवी के बारे में बकवास जारी रखते हो तो तुम्हें खुदावंद के साथ साथ मुझसे भी डरना चाहिए बालन। तो बालन कहता है वो सोना इन मुसलमानों का है। तो लाडजियोम कहता है बेचारा कौंतक, वो चाहता था कि मैं तुम्हें बता दूं कि काम पूरा होने के बाद उनके हकूक पहुंचा दिए जाएंगे। क्या तुम जानते हो वो उम्मीद करता है कि तुम भी उसके साथ होगे और इस तरह साफ जमीर के साथ एबिलन वापस जाओगे। मगर बालन कहता है ये मामला खत्म होने के बाद मैं साफ जमीर के साथ पेरिस वापस जाऊंगा, एबिलन तो हरगिज नहीं, लेकिन मैं तब तक नहीं जाऊंगा कि जब तक इन मुसलमानों का हक इन्हें नहीं मिल जाता। यह सुनते साथ ही लाडजियोम उस लम्हे को याद करता है जब उसने आने से पहले अपनी बीवी से कहा था मुझे डर है कि जब तुम बालन को फिर से देखोगी तो तुम्हारे जज्बात दोबारा से पड़वान चढ़ेंगे। मगर उसकी बीवी ने गुस्से से कहा था पड़वान चढ़ाने को कुछ नहीं है। इस ख्याल के बाद लाडजियोम बालन से कहता है तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे दोस्त कौंतक के लिए मैं अपना आखिरी एहसान करूंगा। इसके बाद तुम पेरिस जाओ और मैं कुदस वापस जाऊंगा, ना देखेंगे ना सुनेंगे और ना ही बोलेंगे। तो बालन कहता है मुझे कोई एतराज नहीं है। लाडजियोम कहता है हम इस मामले को अकेले नहीं संभाल सकते, हमें किसी की मदद चाहिए होगी। तो बालन कहता है मैं किसी ऐसे काबिल भरोसे आदमी को जानता हूँ